तो इस वीडियो में हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कुछ बातें जो आपको शायद पता होनी चाहिए एग्जाम के, उसमें हम भूल जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको जब भी पेपर मिलेगा तो अच्छे से पेपर को चेक कर लेना कि वहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं, कितने पेजेस हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, बट एक्चुअली मेरे साथ हुआ था, मेरा पेपर एक मुझे नहीं मिला था जब मैंने काउंट किया। ये जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, यार ये तो ठीक है। मेरा टर्म 1 में मुझे एक पेपर नहीं मिला था केमिस्ट्री में, तो मुझे रीचेक करना पड़ा था, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो गया था। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें चेक कर लेना है। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं जो भी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, ठीक है। इनका भी हेल्प अगर कहीं क्वेश्चन में लेना पड़े तो ले सकते हो। जैसे कोई यूनिट का क्वेश्चन आ गया कि इसका डायमेंशन निकालो, इसका यूनिट निकालो, तो जैसे कोई फॉर्मूला में इसका यूज़ हुआ है और आपको इसका यूनिट याद नहीं है, वैल्यू याद है, ठीक है, बट यहाँ पे यूनिट आप भूल गए हो, तो ये सब का भी यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी हेल्प लेना है, ठीक है। आपके पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। थोड़े जनरल इंस्ट्रक्शन आपको पता होने चाहिए कि इसमें 33 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल, और सब कंपलसरी। इंटरनल चॉइसेस आपको मिल सकती है ना। सेक्शन कितना है, ए बी सी डी और ई है। ऑल सेक्शंस आपके कंपलसरी है, ठीक है। आपको बताया कि आपके पास एमसीक्यू है, असर्शन रीजन है। फिर आपके सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के। डी में केस बेस्ड स्टडीज़ है और ई में आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कुछ भी ऐसा मत लेके जाना। आपकी जो रहती है ना वॉच, स्मार्ट वॉच वगैरह, ये सब कुछ अलाउड नहीं होती है, तो प्लीज़ ये सबको अवॉइड करना, ठीक है। फिर बहुत लोग बोलते हैं दीदी हम कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें, क्या करें, कहीं बीच से करें तो नंबर कट जाएंगे क्या, कैसे करें। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि उनका कोई भी एम नहीं होता है आपके मार्क्स काटने के लिए, ठीक है। वो लोग पेपर ही चेक करने, आपके जो एग्जामिनर है पेपर चेक करने ही बैठे हैं। उनको बस आंसर्स चाहिए, सही चाहिए। और हमेशा जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से ऊपर में बड़ा बड़ा लिखना, ठीक है। स्पेस बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोग की हैंड राइटिंग छोटी छोटी है, प्लीज़ लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, क्योंकि देखो बहुत लोग, जैसे मेरी आदत थी अंडरलाइन करने की, लाइन खींचने की, ये करने की, सजाने वगैरह की। मेरे को पता है यार इतना स्ट्रेस रहता है, टाइम नहीं बचता, बहुत अनरियलिस्टिक लगती है चीज़ें। मैं तो खुद कर लेती थी, बट मैं आप जानती हूँ कि बहुत लोगों से नहीं हो पाता। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी हैंड राइटिंग ऐसी रखो कि सामने वाले को सारी चीज़ें समझ में। आप एक दिन में हैंड राइटिंग चेंज नहीं कर सकते, बट जितना अपना प्रेजेंटेशन बेटर कर सकते हो उतना करो, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस है अगर आप वो अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी ऑप्शन के साथ साथ, उसके ऑप्शन के साथ क्या आंसर है आप उसको भी लिख दो, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कुछ लोग सी को डी बना देते हैं, कभी ऐसे लिखते हैं, उसको ऐसे कर देते हैं, सोचते हैं कि एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, वो खुद कन्फ्यूज जाएंगे। अगर वो थोड़ा सा भी कन्फ्यूज होंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपने पहले सी लिखा था उसको डी कर दिया, जो भी किया है यहाँ पे उसका आंसर आप मेंशन करो। अच्छे से आपको हर चीज़ अपनी मेंशन करनी है, ठीक है। अब कुछ वहाँ पे अगर आपको एमसीक्यू में न्यूमेरिकल है तो दीदी क्या शो करना पड़ता है न्यूमेरिकल बना के। अगर आप शो करते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे बस आपको ही पता चल रहा है कि ये चीज़ें आती है। और होता क्या है ना, जब हम वहीं सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पे चेकिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि हमने तो यहीं पर सॉल्व किया, हमको आंसर मिल गया, अपने ऑप्शन से मैच कर लिया। अगर आप शो करोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं शो करोगे डायरेक्ट ऑप्शन में आंसर लिख दोगे कि अच्छा ए बी और सी जो भी है और इसका है जितना भी कॉलम माइक्रो कॉलम जो भी है, अब वो लिख दोगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। मेरा ये रहता था कि मैं ना शो कर देती थी, क्यों, क्योंकि इसमें ना मेरे को अलग से पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, रीचेक फिर सॉल्व नहीं कर, मैं यहीं पे देख लेती, अच्छा इसका ये हुआ, अच्छा ठीक है, मैं तब ऑप्शन में पहुंची, तो ये सही है। ये बात मेरे साथ हमेशा होती थी और मैं आपको यही बोलूँगी, जब भी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमेशा देखा करो कहीं नॉट तो नहीं लिखा है ना, इनकरेक्ट तो नहीं लिखा है। ये सारे वर्ड वो हाईलाइट करते हैं, बट हम इतने उसमें रहते हैं कि अच्छा अच्छा यही होगा। प्लीज़ थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये एकदम सिली मिस्टेक है, आके ना फिर बाद में रिग्रेट होता है, यार ये क्या छोटी सी गलती कर दिए थे, इतना तो हमें आता था। कभी कभी हम क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं उसका ऑप्शन ए है आंसर, तो हम आगे के ऑप्शंस को नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि कोई नहीं आंसर तो पहले में मिल गया, बट आपके पास एक और ऑप्शन होता है कभी कभी ऑल ऑफ द अबव का। तो यार हो सकता है कि मल्टीपल करेक्ट हो, है ना, और आपको ऑल ऑफ द अबव चुनना है। तो ये सारी सिचुएशंस को भी देखना एक अच्छे से कि हाँ, अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो आंसर आ गया तो भी आप बाकी ऑप्शंस को देखो कि वो क्यों गलत है, ठीक है। मैं हमेशा, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती थी, मैं कभी आंसर सही मार्क नहीं करती थी, मैं गलत को क्रॉस कर देती थी।
जैसे ये मेरे टाइम का फिजिक्स का पेपर है और इसमें मैं थोड़ा स्टक हो गई थी क्वेश्चंस में, तो मैं देख रही थी कौन कौन सा इसमें से मतलब वो होगा, गलत हो सकता है, मतलब वो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा। तो मैं हमेशा क्या करती थी कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, अपने आप को रीजनिंग देती थी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अच्छा ये होगा। ये इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट था, बट जो मैंने इस मेथड से मैं हमेशा करती थी, घर पे भी मैं ऐसी प्रैक्टिस करती थी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ये होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड इज़ बेटर मेरे अकॉर्डिंग। अब जैसे भी अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, एक बार आप इसको बिल्कुल ट्राई करना। ठीक है, जो भी सेक्शन आप स्टार्ट करो उसको आप पूरे अच्छे तरीके से करना। ठीक है, या तो आप ए को स्टार्ट करो, बी को स्टार्ट करो, सी को करो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपको मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले। ठीक है, बट अब आपने एक सेक्शन स्टार्ट कर दिया, मान लो मैंने ए स्टार्ट कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइन से करी। देखो होता क्या है, वो अगर आप नहीं भी लाइन से लिखोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट हम क्या करते हैं ना, पेपर प्रेजेंटेशन ये सब वीडियो किस लिए होती है, इसका मतलब ये होता है कि हम एग्जामिनर के लिए अपनी जो चीज़ें वो आसान कर रहे हैं, मतलब उनको जो चेक करने में आसानी हो जाए। फर्स्ट के नीचे सेकंड है, सेकंड के नीचे थर्ड है, क्या होता है उनको इतनी सारी कॉपीज चेक करनी होती है, तो हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, बट वैसा नहीं होगा क्योंकि उनको ऐसे लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज चेक करनी रहती है पर डे। तो बट फिर भी ये सब हम लोग सोच के चलते हैं कि यार उनका दिन बुरा है, ये बुरा है, जो भी चीज़ें, तो हम अपनी सिस्टम अपने साइड से कोई भी चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट आता है, सेकंड नहीं आता, सेकंड के लिए आप जगह छोड़ दो, आप यहाँ पे फर्स्ट लिखो और आपने जितना भी लाइन लगता है कि अच्छा लगेगा मेरे को, तो उतनी लाइन छोड़ दो। अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में एटलीस्ट गिवन लिख के छोड़ दो। ठीक है, फिर उसको आके सॉल्व कर लेना, वहाँ पे फॉर्मूला अभी लग रहा है यार कि कैलकुलेशन लंबी जाने वाली है, मेरे को थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखे, फिर हम आके कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें थोड़ा करके रखना। इस असर्शन रीजन में भी आप 13 का, जैसे मान लो ए है आंसर, 13 नहीं लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लिखोगे बोथ ए एंड आर द ट्रू रीजन एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलने हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं पूरा लिखूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे ABCD में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो जब मैं पढ़ूँ तो मेरे को पता है अच्छा इसका यही आंसर है। तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप पूरा लिखो। बोलोगे दीदी इतना टाइम नहीं रहता, तो बोथ ए आर ऐसे करके लिख देना, असर्शन रीजन पूरा नहीं लिख पाओगे तो। ठीक है, मिल जाता है यार आपको टाइम। ठीक है, आप कर लोगे, तो इसको कर लेना। जब भी क्वेश्चन करते हैं तो उसके क्वेश्चन के सब पार्ट भी होते हैं, 1 2 A B, तो उनको भी अच्छे तरीके से हमको मेंशन करके लिखना है। दो तरीके से लोग लिखते हैं, ऐसा होता है। मैंने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करी, क्वेश्चन नंबर 17 इसका पार्ट 1 है, पार्ट B है, ऐसे भी लोग कुछ लिखते हैं जिनकी हैंड राइटिंग छोटी रहती है, छोटा छोटा लिखते हैं, क्वेश्चन 17 1 2। एक बार क्या हुआ था मेरे पास प्री बोर्ड में ही सर ऐसा हुआ था, IP के पेपर में मैंने ऐसे ही लिखा था। ठीक है, तो सर ने ये पार्ट मेरा चेक ही नहीं किया, तो फिर मेरे को सर ने बोला कि आप ट्राई करो कि जितना बड़ा हो सकता है उतना लिखो। और क्या होता है ये एरिया फोल्ड हो जाता है, टीचर्स देखते हैं बट ये एरिया कभी कभी फोल्ड हो जाता है, तो अगर आपने ऊपर नीचे नंबरिंग लिखते हो अगर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप थोड़ा ट्राई करना, एकदम यहाँ पे लिखो, एंड जो भी पार्ट आप अटेम्प्ट करो उसको अच्छे से मेंशन करो। पार्ट A है, पार्ट B है, जो भी है उसको आप अच्छे से मेंशन करो। ठीक है, ये अभी बनने की ज़रूरत नहीं है दीदी पेड़ बचा रहे ये बचा रहे अभी नहीं बचाना है। ठीक है, अभी पूरा अच्छे से लिखो है दीदी। जो क्वेश्चंस में डायग्राम होते हैं उनको हमको बनाना है कि नहीं कॉपी में। देखो अगर आप डायग्राम को लेबलिंग कर रहे हो कि अच्छा ये Q है, Q की वैल्यू 2 कॉलम माइक्रो कॉलम है, ये यहाँ पे एक है Q है ना, ये दोनों एक दूसरे को वो कर रहे हैं, रेपेल कर रहे हैं, तो अगर आप वो सब डायरेक्शन वगैरह बनाते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। तो डायग्राम है तो मेरा आपको सजेशन होगा प्लीज़ डायग्राम को बनाओ, उसको लेबल करो, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे ऐड कर रहे हो, ये समझ रहे हो या गिवन से आपको पता चल रही है उसको लिखो। देखो क्या होता है, हम क्वेश्चन कभी कभी देखते हैं और हमको लगता है यार हमने कभी ये प्रैक्टिस किया ही नहीं या हमको नहीं आता, बट आप एटलीस्ट जैसे अगर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप गिवन तो लिखो, कंडीशन तो लिखो क्या दिया है इसमें, है ना। फिर आप लास्ट में देखो आपसे पूछा क्या है, हो सकता है कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा और वो यहाँ पे कनेक्ट कर जाए। अगर कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया है, आपको लग रहा है यार कि मैंने कभी डायग्राम देखा ही नहीं, कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, कोई बात नहीं, आप वो डायग्राम बनाओ, उसमें क्या गिवन है आप उसको लिखो। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे जाके, हो सकता है आपको लास्ट में चीज़ें समझ आए। फर्स्ट टाइम में पैनिक कर जाते कि नहीं आ रहा दीदी समझ, या फिर लगता है कि छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसको आप थोड़ा मतलब अटेम्प्ट करो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं, हमको यहाँ ने देखा अच्छा 2 स्ट्रेट पैरेलल, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको पता है इसमें आपको डेरिवेशन करना ही करना है। ठीक है, यहाँ अलग से पार्ट A पार्ट B नहीं लिखा है, बट ये एक पार्ट है,
ठीक है। इसमें आपको पूरी डेरिवेशन करना है और उसके बाद अलग से डिफाइन 1 एम्पियर करना है। तो होता क्या है, हमको पता है, अच्छा हम फ्लो में रहते हैं, अच्छा ये तो किया है, बस इसको कर लिया और इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा तो काम हो गया ना, ये इतना बड़ा टास्क पहले दिख गया, हम उसको कर लिए, ख़त्म आंसर। नहीं, आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपसे क्या क्या पूछा और सबको आंसर करना है। ठीक है, आपको ये वाला भी पार्ट उसके बाद करना है। डेरिवेशन करो, उसके बाद ये 1 एम्पियर उसी डेरिवेशन से आगे जाकर इसको कंटिन्यू करके लिखना है। तो कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए आपका। अगर और दिया है तो दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना। दोनों अटेम्प्ट कर लोगे तो ऐसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, जहाँ जो और लिखा है उसको वैसे ही करना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो दीदी समझ नहीं आ रहा, बीच बीच का तो कर रहे हैं, ये छूट गया, ये कर। आपको पहली बात, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता है। बट मैं ना लास्ट बेंच पे बैठती थी, मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट तो नहीं करूँगी, बट मेरी आदत थी कि जैसे ये मेरा पेपर है, देख लो, ये जो सब मार्किंग मैंने की है ना, ये सब मैंने एग्ज़ाम हॉल में ही किए। तो मैं लास्ट में बैठ जाती थी। देखो यार, फंस जाओगे, मतलब आते हैं चेक वेक करने, कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपको वो कर देते हैं। बट देखो, रोल नंबर वगैरह आप अपना, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में सिर्फ रोल नंबर लिखना अलाउड होता है। ये मैं लास्ट में एकदम ऐसे ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अगर लास्ट में बचे तो ठीक है, मैंने ये कर लिया, इसमें डाउट है, ये है ना, थोड़ा सा अगर अलाउड हो, नहीं होना चाहिए, चलो छोड़ो, ये सब एडवाइस नहीं देती। बट मेरी आदत थी कि सब, अच्छा ये पार्ट हो गया, आप अपने आप को बताना है ना, बार बार रीचेक करते रहना। आपको देखो, कोई क्वेश्चन को आपने ऐसे बीच में रखा हुआ है कि मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट कर देना कि ये वाला पार्ट मेरा बच्चा है ना, या फिर ये वाला इसका मेरे को इसको रीचेक करना है, कुछ ऐसे साइन बना लेना। ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए आपके पेपर में, बट बस थोड़ा पॉइंट कर दे कि ये वाला बच्चा है, ये कर लिया या ये नहीं करना है। ठीक है, हिंदी वाले पार्ट को इग्नोर करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, है ना। पेपर अटेम्प्ट करो, है ना। और देखो जी, किसी किसी का फर्स्ट पेपर है, किसी किसी का फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो उससे भी कुछ सीखो कि वहाँ क्या गलती थी। इसलिए मैं आपको बोल रही थी, एक पेपर टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया था कि एक पेपर एटलीस्ट आप कर लेते तो आपको आइडिया हो जाता। बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया है तो अभी से आप ऐसा देखो, मैं आपको कुछ बात बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं बने, फंस जाओ, तो आगे बढ़ो, उसमें जो गिवन है उसको लिखो, या फिर उसके लिए जगह छोड़ दो, जितना भी लगे। समझ नहीं आ रहा कितना जगह छोड़ना है, ज़्यादा जगह छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पेजेस हैं आपके पास। ठीक है, तो आप वैसे करना। और बिल्कुल इस पेज को टाइम लेके आराम से भरना। बहुत लोगों की इसमें गलती हो जाती थी, यार आंसर सही लिख दोगे, पेपर ही चेक नहीं हुआ, गलत गलत भर के आ गए। नहीं, इसके लिए आराम से टाइम लेना, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरना, इसको सर्कल अच्छे से करना, टाइम लेना। ठीक है, सील को अच्छे से रिमूव करना। मेरे से तो एक बार सील ऐसे पूरा फट गया था, तो यार ये सब गलतियाँ मत करना, वो हो जाती है, पैनिक कितना रहता है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट से बहुत आपको हेल्प ज़रूर करेंगे एंड बहुत अच्छा जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उसी को बस अच्छे से रिवाइज करो, सो जाओ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, है ना। और फॉर्मूला ज़रूर लिखना, न्यूमेरिकल में चीज़ों को बताना। यूनिट कन्वर्जन किस में पूछा है आपको, माइक्रो कॉलम में पूछा है, मिली कॉलम में पूछा है, क्वेश्चन बताता है। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना। हाँ, यहाँ पर भी कभी कभी चेंज कर देते हैं आपको, जैसे देखो यहाँ पे 0.1 है, 1.0 है, दोनों में डेसिमल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना। हमेशा याद रखना कि किस में पूछा है, किस में दिया है ना, माइक्रो है, मिली है, ये सब चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करते करते कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग सकता है, ऐसा लगता है इतनी सारी चीज़ें करनी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। मैं आपको बता रही हूँ, 2 सेकंड का ब्रेक लेना, पॉज लेना, पानी पीना, ग्लूकोज पानी लेके जाना। मैं तो लेके गई थी ग्लूकोज पानी। ठीक है, अलाउड नहीं है बॉटल, तो आपको वहाँ पानी देते हैं। ठीक है, पानी पीना, 2 सेकंड के लिए ब्रेक लेना और उसके बाद फिर से स्टार्ट करना। ठीक है, हो जाएगी चीज़ें। मेरे से भी स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन में मैं स्टक थी। अगर मैं आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिखाऊँ, ये मेरा पेपर था, स्टार्टिंग में मुझे ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये मैं बार बार कैलकुलेशन कर रही हूँ, चीज़ें आ ही नहीं रही, इसका ये पार्ट नहीं बन रहा, मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, गलतियाँ हो रही है, बार बार हो रही है। बट कोई भी बात नहीं है, आपको जितना आता है पहले आप उतना अच्छे से अटैम्प्ट करो, जो नहीं आता उसके लिए जगह छोड़ दो, है ना। सब चीज़ अच्छी होगी। पेपर में कुछ मत लिखना यार मेरा देख के, बट है ना, मार्क कर लेना, ये हो गया, ये कर लिया, ये नहीं अटेम्प्ट करना, और वाले पार्ट को जो भी है डिसाइड कर लो, है ना। ऑप्शन जहाँ पे
करें उसको एक ही लिखना है, ज़्यादा क्वेश्चन करें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले, है ना। और पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा मतलब और वाला भी कर लिया, ये सब कर लिया है भाई, देखेंगे तो डबल डबल मार्क्स देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करो, लेबलिंग करो, ठीक है। और जितना भी पढ़ा है आपने बहुत बहुत अच्छा जाएगा पेपर, बस अपने पर भरोसा रखो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये जो भी चीज़ें मेरे को पता थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अच्छे से पढ़ो, कोई भी ग्राफ बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं करना है, उसका एक्स एक्सिस उसका वाई एक्सिस आपको अच्छे से मेंशन करना है, क्या लिखे हो क्या लिखा हो, ठीक है। ये मेरे प्री बोर्ड का पेपर है, तो जैसे ये केस बेस्ड स्टडी था और इसमें सिर्फ ऑप्शन लिखना था। देखो ऑप्शन डी लिख देती तो भी मेरे को फुल मार्क्स मिलते, बट मेरी आदत थी हमेशा सारी चीज़ों को सॉल्व करो और तब ऑप्शन पे जाओ, ताकि जब मैं रीचेक करूँ तो मेरे को पता है अच्छा ये मैंने किया है, तब मैं ऑप्शन तक पहुँची हूँ, ठीक है। तो आप भी वैसे कर सकते हो, कोई डायग्राम है जो भी ये चीज़ है बस अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाना है आपको। फॉर्मूला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से लिखना। छोटी सी गलती थी मेरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ मैंने लगाया है बट यहाँ नहीं लगाया, तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो गया। वो तो सर ने रहम खा के 1 नंबर दे दिए, बट अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो देखो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान देना। जब भी डेरिवेशन कर रहे हो क्लैरिटी के साथ बताओ, कौन से लॉ से कर रहे हो, क्या से कर रहे हो, क्योंकि डेरिवेशन करने के भी बहुत तरीके होते हैं। जिससे भी कि आपने जैसे भी टीचर्स ने कराया आप वहाँ पे लिखना कि इस लॉ से, स्नेल्स लॉ से, ऐसे वैसे, ठीक है। और कौन सी वैल्यूज आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जो भी चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ आपको मेंशन करनी है अपने पेपर में। कोई भी अगर आप गिव रीज़न लिख रहे हो उसमें कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें जो भी टू द पॉइंट पूछा है, चीज़ें इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी ये, हाँ अगर आप उसको सपोर्ट करते हुए और कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, बट अगर उसमें आप पता नहीं पूरा चैप्टर में आपने जो समरी पढ़ी आप वो लिख दोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। यहाँ देखो मैंने ये सब क्या क्या इसमें लिख दिया, सर ने पूरा काट दिया, क्योंकि जो रिक्वायर्ड होता है वही आपको मार्किंग मिलती है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं दीदी सीबीएसई कहाँ मार्क्स काटता है, कहाँ मार्क्स देता है, तो सीबीएसई खुद मार्किंग स्कीम उन्होंने बताई है कि वो कहाँ पे मार्क्स देते हैं, कहाँ पे डिडक्ट करते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक पेपर डाला है, मैं फिर से रीअपलोड कर दूंगी, वहाँ पे अपनी मार्किंग स्कीम चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ पे आधे नंबर मिलेंगे, यहाँ पे फुल नंबर मिलेंगे। कुछ लोग मुझे बोलते हैं दीदी हम ये सब लिख के आ जाएंगे, हमें क्वेश्चन नहीं भी आता, आंसर नहीं भी आता, तो ये सब लिख लेंगे तो क्या मार्क्स मिल जाएंगे। देखो आप अपने साइड से लिख सकते हो बट मार्क्स गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि क्वेश्चन ने जो पूछा है आप उसी को लिखिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मैं फिर से उसको रीशेयर कर लूँगी, आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे देख सकते हो, है ना। और अच्छे से पढ़ो एंड चलो ओके, ऑल द बेस्ट।